जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमारा तीसरा वीडियो में हम लोग जो है कि दूसरा और पहला वीडियो में अभी तक पढ़ चुके थे आवेश का संरक्षण, आवेश से क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश से जो सब भी था। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। क्या पढ़ेंगे आज लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए, आवेश का क्वांटमीकरण रहता क्या कि अभी हम लोग आवेश का संरक्षण पढ़े थे। आवेश का संरक्षण में पढ़े थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार से आवेश का क्वांटमीकरण करता है, सिर्फ उसे एक रूप से, मतलब कि आवेश का संरक्षण करता है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन आवेश का क्वांटमीकरण क्या करता है? आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता। आवेश को जो कि 2 से 3 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन गुणन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि दोनों से गुणन किया जाता है। न्यूट्रॉन गुणन पर इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में अभी हम लिखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का करण। अच्छा, इसका इंग्लिश में लिखिए। क्या होगा? क्वांटिटेट्स ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों? क्वांटिटेट्स ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण अभी हम आप लोगों को पता है कि आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि विद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात विद्युत आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि उसे एक ही रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विद्युत आवेश को क्या नहीं किया जा सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता है। विद्युत आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है, तो उन्हें क्या किया जा सकता है कि, तो उन्हें क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और हम छोटा सा देंगे जो कि आप लोगों को याद भी रहे। ये नहीं कि बड़ा बड़ा लिखा देंगे और याद ही नहीं रहे, तो क्या फायदा वैसा लिखवाने से? पढ़ने में मन ना लगे, वैसा वीडियो बताने से, वैसा मतलब बताने से कोई भी सवाल और उसका कुछ भी उत्तर नहीं बढ़िया लगता है। चलिए हम छोटा छोटा पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक ना? चलिए, आवेश का क्वांटमीकरण का लिखते हैं हम लोग। विद्युत आवेश को विद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जाता है। विद्युत आवेश को विभाजित नहीं किया जाता है, अतः यही गुण को विद्युत आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? यही गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण करते हैं। क्वांटमीकरण कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोग विद्युत आवेश को कहते हैं और इसके बारे में हम बताए थे एन गुना ई होता है, अर्थात न्यूट्रॉन गुना इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन गुना
इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए हम जो है कि क्या कर सकते हैं, इसके एक छोटा सा रूल्स भी लिख लेते हैं, इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला, विद्युत आवेश का सूत्र। अच्छा, आवेश को हम लोग जो है, आवेश को किस चीज से हम लोग सूचित क्या करते थे, क्यू से। आवेश को किस से सूचित क्या करते हैं, क्यू से। आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं, क्यू से। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस क्या आता है, एन ई। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। चलिए इसको इससे घेर लेते हैं एक बार। अच्छा, मान लीजिए यदि ई तो दिया ही रहता है, और मान लीजिए कि एन निकालना पड़ता है, तो एन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग सूत्र, ई एन अपॉन एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्या हो जाएगा, एन बराबर सूत्र क्यू अपॉन ई। क्या हो जाएगा सूत्र, एन बराबर क्यू अपॉन ई। अच्छा, जहां पे एक होता है जहां, जहां लिखेंगे हम लोग, जहां क्यू बराबर आवेश, क्यू बराबर आवेश, ई बराबर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये बताइए 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। चलिए हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19। लेकिन हम जो है कि यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, अच्छा छोड़िए, माइनस 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। अच्छा, अब तो हमारा ये कौन सा बच गया, एन। एन जो बचा उसे दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो न्यूट्रॉन। ठीक ना, ठीक। तो आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं जी। तो आप लोग ले लिए होंगे। तो अब फिर से एक बार बता दें, यदि मान लीजिए हमारा एन दिया है, तो क्यू निकालना हो तो क्या चीज करेंगे हम लोग, क्यू बराबर एन क्रॉस ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्यू बराबर एन क्रॉस ई। यदि एन निकालना हो, क्यू दिया है, तो एन बराबर क्या लगाएंगे, क्यू अपॉन ई। क्या लगाएंगे, क्यू अपॉन ई। चलिए इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इतना देर से बहुत समय से पढ़ रहे थे कि कूलॉम, कूलॉम है क्या, ये क्या है, मतलब कि ये मतलब कैसे हुआ, इनके भी बारे में जानेंगे। इनका भी कुछ नियम होता है, ये भी बहुत बढ़िया थे। और कूलॉम एक वैज्ञानिक है, कूलॉम एक क्या है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने आवेश का खोज किया था। और उन्हीं के नाम के, उन्हीं का एसआई मात्रक, उन्हीं के नाम के कारण उनका एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलॉम हो गया। क्या हो गया, कूलॉम हो गया। चलिए अब कूलॉम का नियम पढ़ते, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, नया टॉपिक लिखेंगे हम लोग, कूलॉम का नियम। क्या लिखेंगे हम लोग, कूलॉम का नियम। अच्छा, इसका इंग्लिश में क्या हो सकता है, कोलंबस लॉ। क्या होगा, कोलंबस लॉ, सी। कोलंबस लॉ क्या हो जाएगा इंग्लिश, कोलंबस लॉ। ठीक ना। अच्छा, इस नियम में हम लोग जो है, कूलॉम का नियम में जो है हम लोग क्या पढ़े थे कि दो स्थिर बिंदु, क्या होगा, दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण बल आवेश के परिमाण का क्या होता है, गुणनफल होता है। दो स्थिर दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए कि दो स्थिर बिंदु ये या ये, इन दोनों के बीच लगने वाले बल, जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो बाहर लगे, एक मिनट, दो चित्र बनाते हैं हम लोग, एक ये रह गया बाहर वाला आकर्षण वाली, एक ये हो गया, मतलब एक विकर्षण, ये आकर्षण, ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है। अच्छा,
इन दोनों पॉइंटों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या विकर्षण बल हो, दोनों बिंदुओं के बीच जो बल लगेगा, मान लीजिए कि F1 है और ये F2 है, यही सेम F1 और ये F2, इन दोनों F1 तथा F2 का क्या होगा, मतलब बल लगने वाला उनका क्या होगा, गुणज हो जाएगा। उन आवेशों का क्या होगा, दोनों दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले आवेशों का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ऐसे बल बोले या आवेश, इसको क्यों ही लिख लेते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, आवेशों का क्या होगा, गुणज होगा। लेकिन क्या बोलते हैं, उनके बीच की दूरियां, उनके बीच की दूरियां जो भी होगा, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की दूरियां r है, क्या होगा, ये पॉइंट से दूरी, ये पॉइंट की दूरियां कितना है, r है। तो उनके बीच की दूरियां क्या होगा हमारे, कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का भी वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग हो जाता है। मान लीजिए यहां से, अच्छा दूसरा मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ए और ये बिंदु बी है, क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है, ठीक। फोर्स क्या लग रहा है हमारा बाहर में, Q1, इस बाहर में क्या लग रहा है, Q2, क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, Q1 और Q2। एक बार फिर से अच्छा से डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फोर्स बाहर, ठीक। ये डिस्टेंस, ये क्या क्या डिस्टेंस r, और ये Q1 Q2, मतलब ये क्या हो रहा है, आवेश अभी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आवेश अभी विकर्षण में लग रहा है, एक दूसरे के विकर्षण में लग रहा है, एक दूसरे के प्रतिकर्षण में आवेश लग रहा है। लेकिन ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं जो होगा, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r होता है। क्या था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि r है, चलिए मान लीजिए r है, इनका क्या होता है, वर्गों का स्क्वायर हो जाएगा, इनके वर्गों का मतलब r के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, वो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए हम इसके कोलंबस लॉ को लिखते हैं एक बार अच्छा से। अच्छा बोल देंगे तो आप लिख लीजिएगा, चलिए उससे बढ़िया हम लिख ही देते हैं। चलिए इस कूलॉम के नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थित बिंदुओं आवेशों, अच्छा इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वो जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, आवेश वाला बिंदु होगा। वो बिंदु कौन सा होगा, आवेश वाला बिंदु होगा। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या आकर्षण बल या विकर्षण, कौन सा, विकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या विकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों बल आवेशों का
आवेशों का, अच्छा आवेशों के परिमाण का गुणनफल होता है, क्या होता है कि आकर्षण या विकर्षण बल जो लगते हैं दोनों बलों के परिमाण का क्या हो जाता है, गुणनफल हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि एक ही बात होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब तथा अच्छा अभी हम आप लोगों को बताए थे कि उनके क्या हो जाते हैं कि दूरी जो r होता है उनका क्या हो जाता है कि व्युत्क्रमानुपाती, उनकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, तथा उनके बीच की दूरी बीच के उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, उनके बीच की दूरियों के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। अभी हम आप लोगों को चित्र बना के दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए बल ए और ये बल बी है, क्या है, बल ए और बल बी है, ठीक है ना। ये कौन सा है लग रहा है इसमें, ठीक है ना, बल ए और बल बी है। चलिए अच्छा इसको ए बी नहीं लिख के Q1 Q2 लिख सकते हैं, Q1 और ये Q2 है, क्या है, ये Q1 और Q2 है। इनके बीच की दूरी क्या हो सकता है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होगा, r, क्या आ जाएगा, इनका बीच का दूरी r होगा। तो पहला लाइन के अनुसार कहता है कि दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण बल या विकर्षण बल दोनों बलों का क्या परिणाम, गुणनफल होता है, क्या होता है, परिणाम गुणनफल होता है, क्या होता है, गुणनफल होता है। तो पहला लाइन को अच्छा से जगह हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे पहला लाइन को कि क्या कह रहा है कि F इक्वल टू F समानुपाती इक्वल टू Q1 इंटू Q2, क्या होता है, F समानुपाती इक्वल टू Q1 इंटू Q2 होता है। लेकिन फिर दूसरा लाइन क्या करता था, उनके बीच की दूरियों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरियों के वर्ग के क्या देता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/r²। इसको समीकरण 1 रख लेते हैं और इसको समीकरण 2 रख लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, तब फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटा देते हैं हम। अच्छा इस चित्र को यदि हम ऊपर में बना लेते, कोई टेंशन आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चित्र को हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस जगह Q1 Q2 और यहां से यहां तक की दूरी r। चलिए ठीक, यहां से इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो यहां से आप देखिए समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 और 2 में f कॉमन है, समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन है, f कॉमन है। समीकरण 1 और 2 से बनाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 एवं 2
से, किससे? 1 एवं 2 से। अच्छा, समीकरण 1 एवं 2 में क्या चीज कॉमन आपको लग रहा है? f कॉमन है और समानुपाती कॉमन है, मतलब एक दूसरे के समानुपाती कॉमन है। उन दोनों को हम क्या करते हैं कि अपने अर्थ में कॉमन हम भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? f समानुपाती q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर, q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको ऐसे एक बार घेर लीजिए और छोटा सा इसका जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ये जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ये इसको हम हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब समानुपाती होता है तो समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? नियतांक लेते हैं, जिसे कि f बराबर k, नियतांक क्या लिए? समानुपाती हटाने के लिए k इंटू q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या के इनको k1 इंटू k को नियतांक लिए q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा, जहां पे हम लिखते हैं इसके बारे में, इनको मिटाते हैं। अच्छा, जहां k बराबर एक नियतांक है, k एक क्या है? k एक नियतांक है। k एक क्या है? ये एक नियतांक है। k एक क्या है? नियतांक है। k का भी कुछ मान नहीं होता है। k का क्या होता है? कुछ मान होता है। k का मान ये जो होता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इस पे थोड़ा कमेंट करें। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है ना? इस सब क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष ध्यान दे। और नॉमिकल्स बनाने में हर समय हर वक्त आपको के का मान पूछा ही जाएगा, अर्थात आपको हर समय आपको के का मान बताना पड़ेगा, ठीक है ना? अब यदि मान लीजिए के का मान के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ तो 1/4 को तो आप पहचानते ही। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ये जो है विद्युतशीलता या प्रावैद्युतता होता है। क्या होता है? विद्युतशीलता या प्रावैद्युतता, विद्युतशीलता या प्रावैद्युतता होता है। एप्सिलॉन नॉट का क्या मान रख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट बराबर वैद्युतशीलता, क्या? वैद्युतशीलता या वैद्युतशीलता या प्रावैद्युतता। क्या लिखेंगे? प्रावैद्युतता। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पे इनका दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इनका मतलब है कि एप्सिलॉन नॉट का भी एक कोई मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है? एक कोई मान होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 8.854 क्रॉस 10 टू द पावर -12 होता है। क्या होता है? -12 होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.854 क्रॉस 10 टू द पावर -12। इसको भी एक बार हाईलाइटेड थोड़ा सा कर लीजिए। इस सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.854 क्रॉस 10 टू द पावर -12। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इधर? अब देखिए यहाँ पे के को सॉल्व करते हैं सभी का मान रख के, ठीक है ना? के को क्या करेंगे? अब हम लोग सॉल्व करेंगे सभी का मान रख के। तो अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग f इक्वल टू के का मान कितना है? के का मान रखते हैं यहाँ पे अभी फिर से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पर रखे ना q f इक्वल टू क्या रखे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, जब इतना को सोल्यूशन करेंगे ना, इस सब को पूरे डाल के जब इसको सोल्यूशन करेंगे
तो इतना का मान सिर्फ आता है, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, इतना का मान आता है कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है, कितना आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है, क्या आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है। इन सब इतना का मान कितना आता है, इसको देखिए, इसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा जो हाईलाइटेड है उसे अलग पेन से हम लिखते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब आप हम लोग सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है, क्या आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है। ये सब जो है कि हमारे नोमिकल्स बनाने में बहुत आसान देंगे। नोमिकल्स पे थोड़ा ये ध्यान देना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो है कि क्या होता है 8.854 पे 10 टू द पावर 12 और 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाता है, क्या कि 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। चलिए जब यहां तक हमारा ये हो गया तो इनको अब क्या कर सकते हैं हम, f बराबर लिख सकते हैं 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्या होगा अपॉन में R स्क्वायर, क्या होगा अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए, अब इस जगह हम लोग का बहुत सारा फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन क्या कब किसका यूज करेंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, कब किसका यूज करेंगे, कब किसका यूज करेंगे। देखिए स्थिति है हमारे पास, जब मान लीजिए कि Q1 Q2 और R स्क्वायर दिया हो तो F निकालने बोले तो या तो ये लगा देंगे या तो F, मान लीजिए मान अभी हमको पता नहीं है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का मान हमें 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का मान पता नहीं है। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का मान पता जब नहीं है तो हम लोग ये वाला सूत्र सीधा लगाएंगे, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब K का मान आपको जब उसके बाद ध्यान में आ जाएगा, K का मान 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट उनका मान रखेंगे 1/4 इंटू 7/22 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 अपॉन में 8.85 4 क्रॉस 10 टू द पावर -12 और ये जब -12 ऊपर जाएगा तो वो +12 हो जाता है, क्या हो जाता है +12 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग अभी एक नोमिकल्स बना के दिखाइए, क्या बनाएंगे नोमिकल्स बना के दिखाएंगे, इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको। तो इसको बिठा दे आप लोग एक बार, इसको सूत्र इसको जो है कि आप लोग एक बार लिख लीजिए। और ये बात ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो था भी ये भी VVI था, क्या था ये VVI था 420-25, ये क्वेश्चन VVI था पूरा। और नोमिकल्स के साथ यदि आप लिखिएगा आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, अच्छा नंबर मिलेगा। और मान लीजिए कि उनका दिमाग नहीं घुमा हुआ हो तो बहुत बढ़िया नंबर दे देगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। एक अभी हम आपको क्या बोलते थे, एग्जांपल देंगे और उनको उनसे आपको सिखाएंगे, एक एग्जांपल देंगे और आपको उससे क्या करेंगे सिखाएंगे, क्या करेंगे हम आपको सिखाएंगे, एक एग्जांपल देके और आपको क्या करेंगे अभी इस नोमिकल की जो अभी आपको प्रूफ करके दिखाए तो इन पे तो एग्जांपल बनता है, एक एग्जांपल लिखेंगे अभी आप लोग, इनका एग्जांपल लिखिए। यदि दो आवेश किसी माध्यम यदि दो आवेश किसी माध्यम में रखा जाए तो स्थिर विद्युतता बल होगा, तो क्या हो जाएगा स्थिर विद्युतता बल होगा, तो स्थिर विद्युतता बल ज्ञात करें, ठीक ना। अरे देखिए हम अभी आप लोगों को 5 मिनट का समय देते हैं और आप लोग 5 मिनट के अंदर में
कौन कौन बच्चा बना लेते हैं वो एक बार कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो 5 मिनट का समय देते हैं, तो 5 मिनट हम रुक जाते हैं। 5 मिनट के बाद जो है कि हम आपको बता देंगे। आप लोग जो है 5 मिनट तक में बनाइए, एक बार हम फिर बताएंगे, तब फिर आप लोग आगे बनाइएगा, ठीक ना? ठीक है, हम रुकते हैं 5 मिनट। चलिए, तो अब हम बनाते हैं, हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। क्या कहा कि यदि दो आवेश किसी माध्यम में रखा जाए, क्या करें? यदि दो आवेश किसी माध्यम में रखा जाए तो स्थिर विद्युतता बल ज्ञात करें। क्या होता है? स्थिर विद्युतता बल ज्ञात करें, ठीक ना? यदि दो आवेश किसी किसी माध्यम में रखा जाए तो स्थिर विद्युतता बल ज्ञात करें। चलिए हम ज्ञात करते हैं। एफ स्थिर विद्युतता बल होता क्या है? स्थिर विद्युतता बल के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले एफ एम ई डी छोटा लिखेंगे, और उसके बाद अभी हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे कि K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या पढ़े थे? अपॉन में R स्क्वायर। इसको यदि सोल्व करके लिखे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक ना? अब देखिए, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। हम लोग क्या जानते हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जो भी बात जानते हैं यहाँ लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि स्थिर विद्युतता बल निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। स्थिर विद्युतता बल कहां पे होता है? निर्वात में होता है। हम लोग जानते हैं कि कहां पे स्थिर विद्युतता बल होता है। अच्छा, एक ही बोर्ड में बनाते हैं, तब फिर अच्छा जो होता है देखा जाएगा। स्थिर विद्युतता बल क्या होता है? निर्वात में, ठीक ना? निर्वात में। हम लोग क्या जानते हैं कि स्थिर विद्युतता बल जो होता है कहां होता है? वो निर्वात में होता है। कहां होता है? वो निर्वात में होता है। यदि मान लीजिए कि स्थिर विद्युतता बल निर्वात में होता है, तो फिर क्या हो सकता है? F इक्वल टू ए बी। F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू बी ए सी। क्या हो जाएगा? बी ए सी। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए सी। अब देखिए, F तो F है, सब जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या लगेगा? अपॉन में R स्क्वायर, ठीक ना? अपॉन में क्या लग जाएगा? R स्क्वायर, ठीक है ना? तो इससे अब फिर हम ई है, लेकिन Q मतलब मान लीजिए ई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ई क्या होता है? ई नॉट होता है। इसका क्या मान होता है? ई नॉट होता है। तो अब इनको क्या करेंगे? ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण 2 हो गया। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को भागा दे, क्या होता है? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर क्या होगा? देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 में समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भागा देंगे तो क्या होता है कि अच्छा, इसको हम थोड़ा पलट दे। तो यदि समीकरण 2 में 1 से भाग देते तो क्या हो जाता है? देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको पलट देते हैं, ठीक ना? हर बार सीधा भाग देते हैं तो एक बार उल्टा भी भाग देते हुए क्या होता है? समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 1 से भाग देंगे। एफ बी ए सी अपॉन में एफ एम ई डी। अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई ई नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
इसको कटा दें, ये कट गया। अब देखिए हमारा क्या बचता है, इसे सोल्व करते तो यहाँ पे हम करते सोल्व, यहाँ पे करते सोल्व। तो अभी हमारा क्या बचता है, ई नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या बचता है हम लोग का, ई नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताइए, इतना को हम ई आर कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर कर सकते हैं, इतना को हम एप्सिलॉन आर कर सकते हैं। सॉरी वो थोड़ा गलती हो गया है, ई ही होता है सिर्फ, एप्सिलॉन नहीं होता। क्या होता है, ई होता है। तो इतना इतना बटा इतना को क्या बोल सकते हैं हम, एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। यदि ये एप्सिलॉन आर है तो ये क्या हो गया, के, एक नियतांक हो गया। ये क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। अब यदि हम इसको इतना को से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर क्रॉस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। अच्छा मान लीजिए कि के का मान यदि इतना हो सकता है, या नहीं तो ई बराबर इतना हो सकता है, या नहीं तो एप्सिलॉन आर नॉट एप्सिलॉन आर क्रॉस मतलब डॉट एप्सिलॉन ई का मान ई या के हो सकता है ना। अरे हाँ, उसके बाद जो है कि हम लोग अब अभी तक हम लोग पढ़े थे कि एप्सिलॉन आर का मान मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या है। अभी बहुत समय से चर्चा कर रहे थे एप्सिलॉन आर क्या है। एप्सिलॉन आर एक आपेक्षिक परावैद्युता, एप्सिलॉन आर एक क्या है, आपेक्षिक परावैद्युता है। क्या है, आपेक्षिक परावैद्युता है, ठीक ना। और के आपको शुरू में ही बताए थे कि नियतांक है, लेकिन वो के का अपना अपना मान घटते बढ़ते रहता। द्वि के कौन सा नियतांक, द्विवैद्युता नियतांक है। कौन सा मान है, द्विवैद्युता नियतांक है, ठीक ना। के क्या द्विवैद्युता नियतांक है। तो अब फिर से हम आते हैं समीकरण एक से। किसमें आएंगे हम लोग, फिर से समीकरण एक में। अच्छा समीकरण एक में आते हैं, और समीकरण एक में जो है कि एफ इक्वल टू एम ई डी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यदि ये इतना है तो इनको हम जो है कि क्या लिख सकते हैं, इसको इतना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, एफ एम ई टी, ठीक ना। अब इसको कुछ इसमें देखिए, कुछ विशेष लाइन पे हम लोग अभी घेरा घेरेंगे। अभी जो है कि कुछ हाईलाइटेड करेंगे कुछ विशेष लाइन को, ठीक ना। कुछ विशेष लाइन जैसे कि आप देखिए, हम एफ ए भी सी, अच्छा भी, ठीक ना। अब देखिए हम लोग कुछ विशेष लाइन को भी अंदर राइट करते हैं, जो कि हमारे पास हमेशा ये कामयाब आता है, और हर जगह ये कामयाब में आता है ही आता है, ठीक ना। तो आज हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा भी बढ़िया नहीं होता, आप लोग देखते हैं तो बोरिंग हो जाते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष सब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलॉम का सदिश नियम, कूलॉम का सदिश नियम क्या पढ़ेंगे हम लोग, कूलॉम का सदिश नियम। आज के लिए जय हिंद। और आप लोगों को एक आवश्यक सूचना फिर से दे दूं, आप लोग वीडियो जरूर से जरूर देखिए। आप लोग वीडियो को ऐसा नहीं करें कि नहीं देखिए, आप लोग वीडियो देखिए, और बढ़िया लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर उसमें भी ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है ना। आज जय हिंद।